नमस्कार, मैं हूं विष्णु शर्मा। लेकर आया हूं आपके लिए आज का सबसे बड़ा विवाद, हिस्ट्री से जुड़ा विवाद। तो वो विवाद क्या है, एक बार मैं इसलिए स्क्रीन पे ये बुक का जो कवर है वो दिखाना चाहता हूं। ताजमहल क्या एक मंदिर की जगह पे है। अच्छा, इसके नीचे एक नाम पढ़िएगा, ये पीएन ओक हैं। प्रोफेसर पीएन ओक बोला जाता था इन्हें। तो एक बुक लिखी और हम इसी पर विवाद पर, क्योंकि भाजपा के एक नेता संगीत सोम ने एक विवाद को फिर जन्म दे दिया और बीच बीच में उठता रहा। अभी योगी आदित्यनाथ की बुकलेट में जब ताजमहल का नाम नहीं था तब भी ये विवाद उठा। आमतौर पे दिक्कत क्या है ताजमहल के साथ, जब भी ताजमहल से जुड़ा विवाद आता है तो आम जो युवा पीढ़ी है वो ये सोचती है कि क्यों ताजमहल को भी घसीट रहे हो इस राजनीति में। स्वाभाविक होता है, इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, देश दुनिया में ताजमहल का नाम होता है। तो ऐसे में ताजमहल को टच करना मतलब बहुत से लोगों को जिनको हिस्ट्री पता नहीं है, बहुत से लोगों को जिन्हें केवल फ्यूचर के बारे में सोचना है, नई पीढ़ी को तो गड़े मुर्दे उखाड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे में नेचुरली उन्हें बुरा लगता है कि ताजमहल पे फिर सवाल क्यों उठते हैं। लेकिन आज हम ये बताएंगे आपको कि ताजमहल को लेकर ये विवाद उठता क्यों है, कि बार बार सोशल मीडिया में राजनीति के दिग्गज कई बार उठाते हैं ताजमहल को लेकर। बड़ी पार्टियां कई बार चुप रहती हैं, लेकिन उनके छुटभैये नेता ये बीच बीच में उठाते रहते हैं ताजमहल का इश्यू। ताजमहल का इश्यू वाकई में है या नहीं, इसलिए हमने कोशिश ये की, ना इस तरफ रहेंगे ना उस तरफ रहेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ताजमहल के पीछे, इस पूरे विवाद के पीछे आखिर है क्या, इस विवाद के पीछे कौन आदमी है। वो सबसे पहले शुरुआत जिस आदमी ने की वो यही आदमी था। मैं इनकी फोटो और दिखा देता हूँ आपको कि ये है पीएन ओक, पुरुषोत्तम नागेश ओक, और ये बाद में इनकी डेथ हुई 2007 में, तो तब ये ऐसे हुए थे। तो ये इन प्रोफेसर ओक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। साइड में देख रहे होंगे ये सुभाष चंद्र बोस कुछ रखा हुआ है, यही इनकी सबसे बड़ी पहचान थी लाइफ में। आजाद हिंद फौज से जुड़े ये, इन्होंने एमए किया आगरा से और एलएलबी किया मुंबई से। इंदौर में पैदा हुए, कई साल इन्होंने आजाद हिंद फौज को दिए। आजाद हिंद फौज में जो रक्षा मंत्री जैसे पोस्ट पर होते थे, बेसिकली मिनिस्टर पूरे आर्म फोर्स के, वो थे जेआरडी भोंसले, और उन भोंसले के ये एडीसी थे। तो ये वहां से एक तरह से फ्रीडम फाइटर इस पे जुड़े। और ये मैं जो दिखा रहा था आपको, जो इनकी किताब थी, इन्होंने एक किताब लिखी था ताजमहल इज ए टेम्पल पैलेस। दरअसल हुआ क्या कि उसके बाद प्रोफेसर ओक जो थे वो अलग अलग फील्ड्स में अपनी जगह बनाते रहे, पत्रकार बन गए। पहले इन्होंने फर्गुसन कॉलेज में पढ़ाया पुणे में, वहां पे ये इंग्लिश पढ़ाते थे। उसके बाद इन्होंने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में भी काम किया, क्लास 1 ऑफिसर। और बीच में इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स और द स्टेट्समैन में काम किया। यूएसए की जो एम्बेसी की जो मैगजीन थी उसके एडिटर रहे। तो इस तरह से बंदा पढ़ा लिखा तो था, लेकिन कहीं ना कहीं वो हिंदुत्ववादी रुझान रखता था। उसको लगातार लगता था कि जो इंडिया में इतिहास पढ़ाया गया है, मार्क्सवादियों ने उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया है, वो उसको अपनी तरह से सही, उसकी नज़र में जो सही था वो बताना चाहता था। वो इसलिए उसने एक संस्था शुरू की, री राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उस संस्था के तहत उसने तमाम सारी किताबें लिखा। दिक्कत क्या था, ताजमहल को लेकर इसने जो किताब लिखी, क्या ये तेजू महल है, क्या ये ताजमहल नहीं है, उस पर इतने जो, मैं इसलिए इस व्यक्तित्व के बारे में पहले आपको बता दूं थोड़ा सा, कि जहां इसको 2 सबूत रखने से काम चल जाएगा, इस बंदे ने 5 सबूत और 10 तर्क कुतर्क किए। और वो कुतर्क कभी कभी उस तरह के होते थे जिससे इस बंदे की पोजीशन थोड़ा गिरती थी। इसके सबूत में क्या है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आपको लगेगा कि वाकई में कई तर्क ऐसे हैं, कई सबूत ऐसे हैं जो काटे नहीं जा सकते। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी, जैसे कुछ की जो तुकबंदी करते थे कि क्रिश्चियनिटी मतलब कृष्ण नीति, अब उन्होंने किताबें लिख डाली इस बात पे। वेटिकन को उन्होंने जोड़ दिया कि कैसे वेटिकन वैदिक पीरियड में वाटिका कहा जाता था, वहां से वो बाद में वेटिकन सिटी हो गया। उस तरह की कई चीजें थी कि जॉर्ज जो है वो गर्ग से बना। उस तरह से लोग इन्हें कभी कभी अक्सर उस टाइम में भी होता क्या था कि ऐसे तर्कों को उठा के इस बंदे को खारिज कर देते थे। लेकिन ताजमहल को जो इस बंदे ने लेकर जो तर्क दिए वो वाकई में नई पीढ़ी को नहीं पता होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब नई पीढ़ी वो तर्क और वो सबूत देखे और फिर जो उन्होंने किताब में दिए हैं, फिर सोचे कि वाकई ताजमहल की जो डिबेट बार बार होती है वो तार्किक परिणाम पे पहुंचनी चाहिए। वो तार्किक परिणाम क्या हो, वो तार्किक परिणाम क्या हो, पहले उससे पहले सबूत की बात करेंगे। मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ
एक तर्क ये दिया, ये जावा में परमबम मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, और इसको बताया कि कैसे ये अष्ट कोणी है, उसी तरह से ताजमहल बनाया गया। बीच में से इस तरह की रोड ताजमहल में, हालांकि यहाँ पार्क है, बीच में पानी भरा रहता है, फव्वारे हैं जो बाद में लगाए गए, और इस तरह से 4 कोनों पे ये 4 मीनार जैसे बनाई गई, और बीच में जो इन्होंने बताया कि 8 दिशा में ये मंदिर उस तरह से, हिंदुओं में एक कहा जाता है कि 8 दिशाओं में ये बनता है उस तरह से। तो अब ये जो आप देख रहे हैं ये कुआं है। क्या आपको ये जानकारी है? नेशनल ज्योग्राफिक का एक वीडियो ताजमहल के उस पे आया, फाउंडेशन पे, तब उसमें से ये तस्वीर ली गई है, ये इन्होंने भी किताब में लगाई। इस कुएं के ऊपर कब्र है। ताजमहल जो है बिल्कुल यमुना किनारे बसा हुआ है, नीचे लकड़ी लगी हुई है नींव में, और उस लकड़ी में कि अंदर जब आओगे फाउंडेशन के बाद, अंदर जहाँ मेन जहाँ गुंबद है उसके नीचे ये कुआं है, लेकिन इसकी जानकारी अभी आज की पीढ़ी को नहीं है। तो इस कुएं के ऊपर फाउंडेशन के ऊपर कब्र के ऊपर फिर एक कब्र, ये मुमताज और उसमें है शाहजहां की कब्र के नीचे। तो दावा ये है कि ये कुआं भी अष्टकोणीय है। अगर आप देख रहे हैं तो 8 दिशाओं में, ये गोल नहीं है। तो ये भी वो बता रहे हैं कि हिंदू उसमें है। अब दूसरी बात जो बोली जाती है कि सुपुर्दे खाक किया जाता है इस्लाम में, तो अगर मुमताज की कब्र सुपुर्दे खाक हुई नहीं, क्योंकि खाक मीन्स मिट्टी से कहीं उसका मिलन हुआ नहीं, क्योंकि ऊपर उसकी कब्र के नीचे कुआं है, तो वो सुपुर्दे खाक नहीं माना जाता। ऐसा ये इनके तर्क हैं, प्रोफेसर ओक जो कहा जाता था। अब ये गुंबद जो मैंने दिखाया, ये गुंबद है। अगर आप इसको गौर से, मैं आप करीब से दिखाता हूं, इसमें देखिए, इस गुंबद के ऊपर अगर आप बहुत करीब से जाएंगे तो ये नारियल एक कलश में रखा हुआ है, ये नारियल एक कलश में रखा हुआ है। और अगर इसके नीचे जाएंगे तो बिल्कुल इस कलश के नीचे आएंगे तो वहां उल्टे कमल बने हुए, मैं फोटो दिखाना इस वक्त पॉसिबल नहीं है, तो वो कमल के जो फूल हैं, जो इस कलश के नीचे जहां पे ये आता है बेसिकली, तो उसमें उल्टे कमल के फूल बने हुए हैं, जो इस्लाम में नहीं यूज किए जाते, ज्यादातर हिंदू धर्म में यूज किए जाते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं, एक सेकेंड। तो कई चीजें, जिनमें से ये देखिए कलश यहाँ पास में, मैंने दोबारा करीब से दिखाया, बहुत पुराना फोटो, जिनकी किताब की फोटोज हैं, उसमें से लिया गया। और इनमें से एक और तस्वीर मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं, जो इस तरह की जो सबूत इन्होंने पेश किए हैं। ये कलश इन्होंने दोबारा, ये कहीं पे और मोटिव बना हुआ है उसका, ये जो मोटिव है पूरी, ये जो बनी हुई है डिजाइन्स, ये सारी वो हिंदू कल्चर की बता रहे हैं, उनका ये कहना है। इसके अलावा इस तरह की जो बारादरी बनाई गई है, ये इसके लिए वो कह रहे हैं कि टिपिकली हिंदू, अपनी किताब में जो लिखा है, दीज कॉरिडोर्स जो हैं ये टिपिकली हिंदू हैं, हिंदू कल्चर से आए हैं। हालांकि इसमें प्रोफेसर रामनाथ ने एक बात कही थी, अब मैं ये इसके बारे में और बता दूं, ये सबसे खास यही है। प्रोफेसर ओक का ये कहना था, ओक का, कि ये जो जगह है ताजमहल में, ये पुराना फोटो है, इसको नक्कार खाना बोलते हैं। नक्कार खाना मतलब कि जहाँ बाजे बजाए जाते हैं, जहाँ शोर होता है, या म्यूजिक हाउस एक तरह से समझ सकते हैं। अगर वहाँ कब्र थी, अगर वहाँ वो मकबरा है किसी का, तो वहाँ म्यूजिक हाउस की क्या जरूरत है? ये वो साबित करने की प्रोफेसर ओक ने अपनी तरफ से कोशिश की है। कई आपको ऐसे तर्क जो लगेंगे ढेर सारे। ये सील्ड हाउस बेसिकली अंदर का है। प्रोफेसर ओक का कहना है कि जो 22 कमरे ताजमहल के नीचे अंदर बने हुए हैं, 22 कमरे ताजमहल के नीचे जो अंदर बने हुए हैं, वो 22 कमरे क्यों बने हुए हैं? पहले तो सवाल उठाया कि 22 कमरे बने क्यों हुए हैं, एक मकबरे में 22 कमरे हैं क्यों? और वो 22 कमरे तो केवल अंडरग्राउंड है नीचे, जिनमें से ज्यादातर सील्ड हैं। अभी एक बीच में खुला था क्योंकि उसमें दरार आ गई थी कोई, वो सही हुई और फिर सील कर दिया गया। तो वो दशकों से, सालों से नहीं दशकों से वो पूरा जो एरिया है नीचे का वो सील किया गया है, वो खोला क्यों नहीं जाता? दूसरा ये कि एक मकबरा है तो उसमें कमरे क्या कर रहे हैं, वहां किसी को रहना तो है नहीं, प्लस ऊपर इतने सारे कमरे हैं, वो क्यों बने हुए हैं? एक और सवाल उठाया जो उसने, वो ये कि मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतने सारे सवाल उठा दिए हैं कि उन्हें याद करना हमारे लिए मुश्किल है। एक कहा कि अगर वो मोहब्बत की निशानी थी, अगर वो मोहब्बत की निशानी थी, इतना प्यार करता था और उसने मुमताज महल अपनी वाइफ के लिए बनवाया,
तो उसमें और कब्रें क्या कर रही हैं? अगर आपको 2 कब्र वहां रखनी है शाहजहां की और मुमताज की, तो ताजमहल के परिसर में ढेर सारी कब्रें और हैं। वो किसकी है? वो उनमें से एक तो मेड की कब्र है, जो उनकी नौकरानी थी उसकी कब्र है। तो अगर ताजमहल की लिए लोग देखने आते हैं मुमताज के लिए, मेड के लिए भी ताजमहल और रानी के लिए भी ताजमहल, ये ऐसे जो उन्होंने सवाल उठाए हैं उस तरह से, प्लस उसके नाम पे सवाल उठाया, क्योंकि आगरा जो है, जो प्रोफेसर रोक का एक ये तर्क है जिसको साबित नहीं किया जा सकता। तर्क दिया कि ताजमहल जो है, जो आगरा सिटी है जहाँ पे ताजमहल है, उसमें लाइन से शिव मंदिर है। आप देखिए, मनकामेश्वर, कैलाश, राजेश्वर, एक पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, बताया जाता है पृथ्वीराज मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, बल्केश्वर मंदिर, लाइन से शिव मंदिर है। इतने शिव मंदिर किसी एक शहर में मिलते नहीं है, वो भी बड़े लेवल के शिव मंदिर हैं, जहाँ सावन के सोमवार पे, हर सोमवार पे एक मेला लगता है। तो उनका ये कहना है कि तेजो महल है। अभी नाम ताजमहल से उन्होंने निकाला होगा, क्योंकि इसके पीछे कोई तर्क नहीं है कि उस तेजो महल क्यों था। तो तीजो महल से ताजमहल बना, वो कहते हैं ताजमहल नाम क्यों है, मकबरे का नाम महल हो ही नहीं सकता। कई लोगों ने तर्क दिया कि महल इसलिए कि मुमताज महल पूरा नाम था। तो उन्होंने सवाल उठाया कि मुम कहाँ गया, फिर मुम क्यों मुम हो गया, वो ताजमहल क्यों रह गया। हालांकि कई जगह मुमताज महल का नाम ताजमहल भी लोग बोलते हैं, जो जहाँ पे बोलते हैं। तो असली बात जो आ रही है, और ये जितने हमने हिंदू मोटिव दिखाए कि कलश है, या एक जगह हाँ मुमताज की कब्र पे, और एक और जगह उन्होंने ओम ढूंढा है, एक जगह उकेरा गया है मुमताज की कब्र पे, हालांकि वो 99 जगह अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, लेकिन एक जगह लिखा हुआ है धतूरे का जो पौधा होता है, शिवजी को बहुत पसंद, क्योंकि नशे से जोड़ा जाता है, भांग धतूरा ये सब शिव के साथ। तो धतूरे का एक पौधा इस तरह से उकेरा गया है। वो इसी में एक तस्वीर है, अगर मैं कोशिश करूंगा देखने की, अगर मिलती तो आपको दिखाता हूँ। तो उसमें उस तस्वीर को ओम, हाँ ये है, देखिए ये धतूरे का पौधा है, और अगर ऐसे देखें तो ये ओम बनता है। ये ओम की शक्ल में क्यों बनाया गया, ये तर्क सारे के सारे ओक ने दिए हैं। इनमें से कुछ सही भी होते हैं और कुछ नहीं भी सही होते हैं। अच्छा, एक और बात जो ओक की है, मैं कह रहा हूँ तर्क इतने हैं कि मेरे लिए याद करना मुश्किल थे, और किताब पढ़ेंगे तो करीब 100 से ज्यादा तर्क हैं। एक ये कि जब ताजमहल पहले था या नहीं, इस पर उन्होंने 10-12 तर्क अपनी किताब में दिए, जिनमें से एक गुलबदन बेगम बाबर की जो छोटी बेटी थी, तो उसने हुमायूं के ऊपर किताब लिखी, हुमायूं नामा, जीवनी लिखी एक तरह से। उसमें लगातार लाल किले से आगे एक मिस्टिक महल का, मतलब एक रहस्यमयी महल का जिक्र है, रहस्यमयी प्लेस का, बेसिकली एक बिल्डिंग का। तो ओक का कहना है कि वो बिल्डिंग जो है वो बेसिकली ताजमहल की, वो ये जिक्र कर रहा है। दूसरी एक बात, एक और तर्क देता है ओक अपनी किताब में, वो ये कि जो कार्बन डेटिंग एक अमेरिकन संस्था ने कराई थी, अब वो कार्बन डेटिंग से जो, जैसे मैंने बताया कि नींव जो थी ताजमहल की, वो लकड़ी पे बनी हुई है। एक बार उसमें दीमक लग गया था, तो जो रुड़की IIT के लोगों ने आके उसका कुछ किया था। तो जो ताजमहल लकड़ी पे बना हुआ है, वो लकड़ी की कार्बन डेटिंग ली गई, तो वो ताजमहल की जो एज है, यानी 1658 में ताजमहल बना, तो वो 1632 में करीब बनना शुरू हुआ। और तो वो जो लकड़ी की एज है वो 1100 ईस्वी की करीब 11वीं शताब्दी की लकड़ी है, यानी 500 साल पहले की। तो ऐसा कैसे हो सकता है, वो कार्बन डेटिंग से निकला। यानी यहाँ साइंटिफिक एक सबूत देने की कोशिश की प्रोफेसर ओक ने। एक और बात है, हिस्टोरिकल एविडेंस भी दी है कि कई विदेशी यात्री जो आते थे बीच बीच में, वो क्या लिखते थे, ताजमहल के बारे में लिखते थे या नहीं लिखते थे। तो एक तरफ वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि बाद की किताबों में ताजमहल नाम नहीं है। तो वो औरंगजेब ने एक बार उसका जिक्र किया किसी और नाम से, तो पहले की किताबों में एक ने जिक्र किया है वो मकबरे के नाम से कि मुमताज महल का मकबरा था। जब पीटर मुंडी नाम था एक यात्री का, पीटर मुंडी आया है 30 और 34 के बीच में 2 या 3 यात्रा उसने आगरा में की। तो एक यात्रा कोई 33 में थी, यानी 1 साल बाद जब ताजमहल बनना शुरू हुआ, उस वक्त वो लिख रहा है कि जब तक, यानी आप मान लीजिए फाउंडेशन भी खड़ी नहीं होगी, लेकिन वो कह रहा है कि वहाँ इमारत खड़ी हुई है, एक मकबरा और काम चल रहा है, वो ये बोल रहा है। तो ओक का कहना है उस किताब के आधार पे, मुंडी के संस्मरण के आधार पे, कि यानी वहाँ बिल्डिंग कोई बड़ी पहले से थी। अब इसके बाद की प्रोफेसर से, तमाम लोगों से मैंने भी बात की, तो ये कहना है कि राजा जयसिंह का बनाया हुआ कोई मंदिर था, राजा उनके पूर्वजों का कोई जो उनके चार्ज में थी वो जगह,
तो ये बात सही है। ये राजा जयसिंह के कागजों में भी ये मिलता है कि वो जो जगह थी वो जयपुर के जो राजा थे जयसिंह उन्होंने शाहजहां को दी। और कोई ग्रंथ कहता है कि उसके बदले कोई उन्हें महल मिला आगरा में, कोई कहता है कि ताजमहल की जो जगह थी वो कीमत अदा की शाहजहां ने। तो ये अलग अलग जो तर्क आते हैं बेसिकली। कई बार एक किताब में कहीं लिखा हुआ है कि वो जगह बड़ी सूट करती थी शाहजहां को, क्योंकि जो कुरान में लिखा हुआ है कि जन्नत कैसी हो उसकी जो तस्वीर पेश की है, लाल किले से जो पीछे की तरफ यमुना का बहाव था वो बिल्कुल वैसे ही दिखता था, पीछे का जंगल बिल्कुल वैसे ही दिखता था, वहाँ संगम था दो नदियों का, और यमुना में मंटोला जो नाला बन गया है वो संगम उसका होता था। तो ये भी एक जिक्र होता है कि वो वहाँ पे इसलिए बनाया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि जब इतनी सारी चीजें ये मैं ये और फिर कह रहा हूँ, इनमें से कुछ चीजों को आप कुतर्क कह के खारिज कर सकते हैं, लेकिन कुछ सबूत हैं जिन पे वाकई में सवाल उठते हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए, तो क्या ऐसा होना चाहिए कि इन पे कोई बात करे कि वाकई में है कि नहीं। तो कोशिश की, ओक ने जो किताब लिखी उसके बाद ओक ने दो काम किए। एक तो पार्लियामेंट को लिखा दरखास्त की कि मुझे जो अंदर 22 कमरे और जो भी अंडरग्राउंड जितना भी है जो सील कर रखा वो इलाका मुझे देखने को दिया जाए, मैं उसमें जांच करूंगा। लेकिन पार्लियामेंट ने वो या सरकार ने उस वक्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई 2000 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से हंसी उड़ाते हुए वो याचिका खारिज कर दी ओक की। तो कई विद्वान जनों से बात होती है आगरा में और इतिहास के लोग, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस जमाने में तो वो मजाक लगता था कि ताजमहल पे भी कोई सवाल उठाए। तो इतनी सारी चीजें जब कार्बन डेटिंग तक निकाली उसकी, तो अगर उठते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या एक जांच कमेटी बना सकता था? क्या बाबरी मस्जिद में जैसा हुआ एरियल सर्वे हुआ, पता चला नीचे मंदिर के भग्नावशेष हैं, इस तरह का कुछ हो सकता था? या नीचे का जो सील्ड जगह है उसको खोला जा सकता है, उसमें देखा जा सकता है क्या चीज है? कई बार अलग अलग यात्रियों ने लिखा कि वहाँ मैंने एलिफेंट की मूर्तियां देखी, वो एलिफेंट की मूर्तियां अब नहीं है। एक किसी ने काला खंबा देखा, वो नहीं है। आगरा में पीछे कुछ जो मेहताब बाग है पीछे की साइड में, उसमें बात हुई कि काला ताजमहल बनाने की बात थी, उसके अवशेष मिले। तो कई ऐसी चीजें जिनके सवालों के जवाब नहीं मिलते, और ये जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक कोई जांच नहीं होगी, जब तक कुछ पता नहीं होगा, तब तक ये सवाल कोई ना कोई उठाता रहेगा। मैंने कहा बड़ी पार्टियां इसलिए नहीं उठाती, बड़ी पार्टियां इसलिए नहीं उठाती कि ताजमहल आज वाकई में एक पहचान बन गया है भारत की, वो किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहती। लेकिन जब कोई छोटभैया नेता, कोई छोटा आदमी, कोई भी उठाता है इस बात को, तो सारे मीडिया इसको उठाती है, क्योंकि ताजमहल एक ऐसा इश्यू है, इसको इंटरनेशनल मीडिया भी उठाती है। पिछले साल 2 साल पहले 6 वकीलों ने आगरा में ये याचिका दायर की, तो इंटरनेशनल मीडिया में छपी। तो ये जरूरी है कि इस पे या तो सुप्रीम कोर्ट या सरकार कुछ ना कुछ ऐसा करे, कोई जांच का फैसला करे, कोई जांच कराए, कोई कमेटी बैठाए, तो ताजमहल की जो तार्किक परिणति विवाद की सामने आए, नतीजा निकले कुछ, तो उससे पता चले कि वाकई में है क्या। तो आज की ये कहानी, आज का ये विवाद, आज का ये शो, आज बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर लेकर आऊंगा आपके लिए हिस्ट्री से जुड़ा कोई नया विषय, और उस पर हम बात करेंगे, आपको नई जानकारी देंगे। देखते रहिए इनकपा.com मेरे साथ। धन्यवाद।